हेलो दोस्तों, दिस इज़ राम। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। जो भी आज इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा ताकि एक भी वीडियो आप मिस न करें। तो गाइस, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आज इस चैनल पर नए हैं, कृपया जो मेरा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देख, उनको ज़रूर देखें। तभी ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या बताया जा रहा है। सिंपल सेंटेंस में पिछले वाले वीडियो लेक्चर में क्या बताया था कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं और उनके कितने कैटेगरियाँ होती हैं। उसमें मैं यही बताया था सिंपल सेंटेंस का क्या पहचान होता है, केवल यही बताया था कि उसमें पहचान क्या होती है। तो आज हम इस सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे कि इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल सेंटेंस में मैं ये भी बताया था कि कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया प्रेजेंट, दूसरा हो गया पास्ट, तीसरा हो गया फ्यूचर। और मैं ये भी बताया था कि प्रेजेंट में 2 कैटेगरी थी, पास्ट में 2 कैटेगरी थी और फ्यूचर में 2 कैटेगरी थी। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 बनाना सीखेंगे कि सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म किया जाता है। गाइस, जब भी हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, सेंटेंसेस चाहे छोटा हो चाहे जितना भी लंबा हो, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के तहत ही हम उसको बनाते हैं। तो आइए आज हम इसमें देखते हैं कि सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। सेंटेंसेस में देखिए क्या लिखा गया है। ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है, इसी फार्मूला के हिसाब से आज हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस चाहे जितना भी लंबा हो चाहे छोटा हो, हम इसी के तहत हम बनाना सीखते हैं कि कैसे सेंटेंसेस को बनाया जाता है। तो इसको अभी आप नोट जरूर करिएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको आप जरूर नोट करिएगा। और जब आप सेंटेंसेस को बनाएंगे धीरे धीरे, गाइस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें जल्दी क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो गाइस, आइए देखते हैं कि सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। देखिए, प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1। प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 क्या है कि सेंटेंस के एंड में क्या दिखेगा? हैं, हो, हूँ। और इसमें जो वर्ब यूज होगी वो क्या होगा? इज, एम, आर। ये किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये दिख रहा होगा आपको फार्मूला ANI। इसका मतलब क्या है गाइस? ए यानी कि अफर्मेटिव, नीचे लिख दिया हूँ। ए यानी कि अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक। गाइस, आप हिंदी में मत जाइएगा, आप इंग्लिश सीख रहे तो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस दीजिए। ए का मतलब अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। एन का मतलब क्या होता है? निगेटिव यानी कि नकारात्मक। आई का मतलब इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक, जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो, वो वाले सेंटेंसेस। NI, इसका मतलब क्या होता है? निगेटिव इंट्रोगेटिव। गाइस, ये जो मैं लिखा हूँ INT, ये इसी का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हूँ क्योंकि इसमें जगह नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे ही लिख दिया, समझ जाइएगा। NI, निगेटिव इंट्रोगेटिव, इसका मतलब क्या होता है? नकारात्मक प्रश्नवाचक। इसमें क्या रहेगा कि नकारात्मक भी रहेगा और प्रश्नवाचक भी रहेगा। तो आज आइए हम सीखते हैं। गाइस, जब भी हम सेंटेंसेस को बनाते हैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किस में होता है? सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। 99% स्टूडेंट इसको नहीं बना पाते कि किस फॉर्म में बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा। तो इसीलिए मैं आज फार्मूला लिख दिया हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, क्या सेंटेंस है? ही इज़ क्लेवर, CLEVER। ही इज़ क्लेवर, वो चालाक है। ही इज़ क्लेवर, ये क्या है? ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में ये देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग लगा है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये जो मेरा सब्जेक्ट दिख रहा है, ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये मेरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। इनके साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो क्या लगेगा? इज। तो ध्यान से देखिएगा, ही इज़ क्लेवर। अब देखिए ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला यही कहता है कि सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट क्या है? ही। और उसके बाद क्या बोला गया है? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। इसमें से कौन सा यूज करें? गाइस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है मेरा? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से क्या लगेगा? इज। और उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या बच रहा है? क्लेवर। ये जो क्लेवर दिख रहा है गाइस, ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। हालांकि हमें अभी ग्रामर में नहीं घुसना है, केवल आप इसको देख लीजिए, बस ध्यान से देखना है। हमें ग्रामर में नहीं घुसना, अभी हम ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं। केवल ये बेसिक लेवल स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है। जरा जो बेसिक लेवल के हैं वो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखेंगे। ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें न केवल नॉट आया हो, केवल सीधा सीधा लिखा गया हो, जिसमें न नॉट हो न कोई प्रश्न पूछा गया हो, वही होता है क्या? मेरा सिंपल सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। सॉरी, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। आइए एक सेंटेंस, इसी सेंटेंस को मैं निगेटिव करता हूँ, यानी कि निगेटिव, नकारात्मक। कैसे होगा? ही इज़ नॉट क्लेवर। ही इज़ नॉट क्लेवर, ये क्या है?
ये निगेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये वाला क्या है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला ये लगेगा एन से। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज लगेगा। और उसके बाद क्या कहा गया है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट। इज तो लग गया, इसके बाद क्या आया है, नॉट। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, चालाक यानी कि क्लेवर, ही इज क्लेवर। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आई यानी कि इंट्रोगेटिव। गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसमें प्रश्न पूछा जाएगा। ये जो WH फैमिली दिख रहा है, उसके बाद क्या है, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए कैसे बनता है, इसी सेंटेंस को मैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाता हूँ। देखिए, इज ही क्लेवर। देखिए इज ही क्लेवर, इसमें क्या है कि इसमें जो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्यों आई है, आप ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। जो बेसिक लेवल के हैं वो ज़रा ध्यान से इसको, इतना ध्यान से देखिए कि आपको इसको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कापी पेन लेके ज़रूर बैठें और ध्यान से देखना है और समझना है कि कैसे फॉर्म किया जा रहा है इस स्ट्रक्चर के तहत। क्योंकि जब भी हम सेंटेंसेस को बनाते हैं तो जब ये हमें याद नहीं रहेगा, ये जो फार्मूला मैं लिखवाया हूँ, जितना भी सेंटेंसेस हम बनाते हैं, चाहे टेंस के हो चाहे सिंपल सेंटेंस के हो, जो इसी के तहत ही बनाए जाएंगे, यही फार्मूला होता है। अभी आप सोच रहे हैं कि ये फार्मूला जब याद हो जाएगा तो हम, कई लोग इंग्लिश कैसे बोलते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस गाइस, प्रैक्टिस से चीज़ें क्लियर होंगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस जरूर करिए। देखिए इज ही क्लेवर, इसका आप आंसर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूँ, क्या पूछा हूँ कि क्या वो चालाक है, इज ही क्लेवर। तो जब भी जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, उसमें जो WH फैमिली मेम्बर है, WH, वो यूज ही नहीं होगा। क्या, अभी देखिए इसका मतलब क्या निकल रहा है, इज ही क्लेवर यानी कि क्या वो चालाक है। इसको मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, क्या वो चालाक है। देखिए, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, वहाँ पर WH फैमिली मेंबर का यूज ही नहीं होना है। केवल और केवल सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, वो भी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा। तो जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, वहाँ पर WH फैमिली मेंबर नहीं यूज होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। कई लोग क्या होते हैं, कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखा गया है, क्या दिख रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या लिख देते हैं, व्हाट लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर व्हाट नहीं लिखा जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, उसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब WH फैमिली मेंबर का यूज ही नहीं करेंगे। तो ये चीज़, जैसे इसमें क्या लिखा है, तो आप इसका इंग्लिश व्हाट मत लिख देना। कि जैसे लिख देंगे, कई लोग क्या कर देंगे, व्हाट इज ही क्लेवर, ऐसे लिख देंगे। ये क्या का यूज कब होगा, जब किसी ऐसी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, वहाँ पर WH फैमिली मेंबर का यूज होता है। आइए दूसरा देख लेते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव। अच्छा, एक सेंटेंस और लेते हैं, राम टेबल के नीचे छुपा हुआ है। राम टेबल के नीचे छुपा हुआ है। देखिए, राम टेबल के नीचे छुपा हुआ है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, राम। ये जो राम सब्जेक्ट है, ये मेरा कौन सा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन कौन सा सब्जेक्ट, एस यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन सब्जेक्ट। इसके साथ प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई जाएगी, इज लगाया जाएगा। देखिए, राम टेबल के नीचे छुपा हुआ है। देखिए, छुपा हुआ है। इस सेंटेंस में क्या बताया गया था कि सेंटेंस के अंत में है, हो, हूँ, यही दिखेगा, और जो वर्ब यूज होगी वो क्या होगा, इज, एम, आर। देखिए, है आया है लास्ट में, तो इसके हिसाब से क्या लगाया जाएगा, ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। इसमें जो मेरा सब्जेक्ट है, ये भी देख लेना कि जो मेरा सब्जेक्ट है कुछ काम तो नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो मेरा सब्जेक्ट है राम, कौन है जो छुपा हुआ है, राम छिपा हुआ है। तो ये जो राम है, ये कुछ काम कर रहा है, इसके द्वारा कोई काम के बारे में बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है, केवल इसके स्टेट के बारे में, इसकी अवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि ये सब्जेक्ट
कहाँ है, किस अवस्था में है। देखिए अब इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, देखिए राम टेबल के नीचे छुपा हुआ है। ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें मेरा सब्जेक्ट क्या है, और सबसे पहले इस फार्मूला में क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, तो सबसे पहले आप राम लिखिए, राम। उसके बाद अब क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसमें से कौन सा प्रयोग होगा। सब्जेक्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद क्या कहता है फार्मूला, इज एम आर में से कोई एक। तो राम क्या है, राम मेरा एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए क्या लगेगा, इज। तो हो गया राम इज। उसके बाद अब देखिए, अब ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या बचता है, राम टेबल के नीचे छुपा हुआ है। छुपा हुआ, छुपा हुआ के लिए एक वर्ड यूज होता है क्या, हाइड। हालांकि हाइड तो यूज होता है, हाइड मतलब छिपना, इसका जो थर्ड फॉर्म है वो यूज होगा, राम इज हिडन, HIDDEN, राम इज हिडन। देखिए आपका इतना सेंटेंस बन गया, कितना बन गया, राम इज हिडन, इतना। अब बच क्या रहा है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में टेबल के नीचे। अभी देखिए इतना सेंटेंस आपका बन गया, राम छुपा हुआ है, राम इज हिडन, इतना आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या बच रहा है ऑब्जेक्टिव पार्ट में, अब क्या कह रहा है फार्मूला कि ऑब्जेक्ट मेरा क्या बच रहा है, टेबल के नीचे। तो टेबल के नीचे क्या होता है, टेबल के नीचे छुपा हुआ है, राम इज हिडन, कहाँ छिपा हुआ है, टेबल के नीचे। तो क्या होगा, हिडन अंडर द टेबल, राम इज हिडन अंडर द टेबल, राम टेबल के नीचे छुपा हुआ है। अच्छा एक सेंटेंस और लेते हैं, राम टेबल के नीचे क्यों छुपा हुआ है। अभी देखिए क्यों छिपा हुआ है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। पहले तो आप मुझसे ये बताइए कि आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि राम टेबल के नीचे क्यों छिपा हुआ है, तो आप ऐसे थोड़ी कह सकते हैं यस या नो। तो इससे क्या पता चल रहा है, इसे तो सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है कि राम के बारे में क्या बताया जा रहा है। तो जिस क्वेश्चन का आप आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं, वहाँ पर WH फैमिली मेम्बर का यूज होना है। और कैसे यूज होगा, देखिए यही सेंटेंस मैं बना दे रहा हूँ, राम टेबल के नीचे छुपा हुआ है। अब यहाँ पर ये वाला फार्मूला कैसे लगेगा, राम टेबल के नीचे क्यों छुपा हुआ है। तो पहले क्यों की इंग्लिश क्या होती है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, WHY, वाई यानी कि क्यों। देखिए राम टेबल के नीचे क्यों छिपा हुआ है, वाई। सबसे पहले WH फैमिली मेम्बर ये कहता है, WH फैमिली मेम्बर क्या है, वाई यानी कि क्यों। अब क्या कहता है, उसके बाद WH फैमिली मेम्बर लिखने के बाद ये फार्मूला क्या कहता है, इसमें से इज एम आर में से कौन सी वर्ब यूज होगी। तो वर्ब कौन सी यूज होगी, अब तो आप समझ गए होंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब जब भी लगाई जाती है वो किसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट मेरा क्या है, राम है। राम कौन सा सब्जेक्ट है, मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वाई, उसके बाद सब्जेक्ट फार्मूला क्या कहता है, इज एम आर में से क्या लगेगा, तो ये मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से क्या लगेगा, इज। तो क्या हो जाएगा, इज, वाई इज राम। अब यहाँ से जो इज लगा था ये लैप्स हो गया, हट गया। वाई इज राम हिडन अंडर द टेबल, राम टेबल के नीचे क्यों छिपा हुआ है। अब इसी का एक निगेटिव ले लेते हैं, राम टेबल के नीचे क्यों नहीं छिपा है। देखिए ये वाला फार्मूला, राम टेबल के नीचे क्यों नहीं छिपा हुआ है, ये निगेटिव इंट्रोगेटिव ये दोनों है, प्रश्नवाचक भी है और निगेशन भी है, निगेटिव भी है। देखिए राम टेबल के नीचे क्यों नहीं छिपा हुआ, क्या होगा, राम, ये वाला फार्मूला लगेगा। ये वाला फार्मूला ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, पहले WH फैमिली मेम्बर, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक, वो तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट के हिसाब से लगाया जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, सब्जेक्ट क्या है, राम। उसके बाद नॉट, ये फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला देखना है WH फैमिली मेम्बर का। सब्जेक्ट के बाद नॉट चला जाएगा, बस राम इज वाई इज राम नॉट हिडन अंडर द टेबल, राम टेबल के नीचे क्यों नहीं छिपा है। अब एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या, राम मेरा दोस्त है, राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। ये क्या है, अभी कौन बताएगा कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो आप कमेंट करके जरूर अगर आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही हो तो आप कृपया कमेंट करके जरूर पूछें, क्योंकि देखिए राम इज माई फ्रेंड, ये
कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस नंबर 1। अब कौन सा सब्जेक्ट सॉरी कौन से कैटेगरी क्या है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि निगेटिव इंट्रोगेटिव, ये है कौन सा है, कौन बताएगा, राम इज़ माई फ्रेंड। ये क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या बताया गया था कि उसमें ना नॉट आएगा, ना कोई क्वेश्चन वर्ब आएगा, कोई भी चीज़ नहीं आएगी, केवल और केवल वो सीधा सीधा ऐसे लिखा होगा, उसमें ना नॉट रहेगा ना क्वेश्चन वर्ब रहेगा। वही क्या होगा मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है, यही फार्मूला अप्लाई होगा। सब्जेक्ट लिखना है पहले, सब्जेक्ट, उसके बाद इज़, उसके बाद माई फ्रेंड, राम इज़ माई फ्रेंड, यानी कि राम मेरा दोस्त है। अब ये निगेटिव क्या होगा, राम मेरा दोस्त नहीं है तो कैसे होगा, राम इज़ नॉट माई फ्रेंड, ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, राम इज़ नॉट माई फ्रेंड। राम मेरा दोस्त क्यों है, वाई इज़ राम माई फ्रेंड, ये हो जाएगा। फार्मूला कौन सा लग जाएगा, ये WH फैमिली मेंबर, राम मेरा दोस्त क्यों है। अब सोचिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पर WH फैमिली मेंबर का यूज होना ही होना है। और कहाँ पर यूज नहीं होना है, जिस क्वेश्चन का आप आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं, वहाँ पर आप WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं कर सकते। या किसी भी हिंदी सेंटेंस ले लीजिए, किसी भी हिंदी सेंटेंस में अगर सबसे पहले अगर हिंदी में क्या लिखा हो, क्या, तो इसकी इंग्लिश आप वाट, WHAT, वाट कभी नहीं लिखेंगे। या तो ऐसे समझ सकते हैं, या तो कैसे समझ सकते हैं कि जब इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, वहाँ पर भी हेल्पिंग इसका इंग्लिश नहीं लिखा जाता है वाट, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है सबसे पहले, और भी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, और जो टेंस होगा उसके हिसाब से वर्ब आएगी। तो आइए देखते हैं गाइस, इतना तो आपको आप आ गया होगा। आइए अब थोड़ा सा हिंदी का सेंटेंस लेते हैं, तब उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ हिंदी के सेंटेंसेस है, आपको इसमें से कुछ न कुछ तो इसमें आपको कुछ बहुत चीज़ समझ में आएंगे। आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। अभी तो मैं इंग्लिश से ही बना देता था कि सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, हिंदी कुछ लिखा भी नहीं था, अब इसमें मैं कुछ हिंदी लिख दिया हूँ। अब इसका शॉर्ट ट्रांसलेट करते हैं, देखिए कैसे होगा ये सब, फार्मूला के स्ट्रक्चर के तहत कैसे बनाया जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। उसका बड़ा भाई कहाँ है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। ये कह रहा हूँ कि उसका बड़ा भाई कहाँ है, तो आप कैसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं यस या नो, नहीं कह सकते। तो इसका आंसर जब आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है WH फैमिली मेंबर यूज होना है। तो इसमें WH फैमिली मेंबर क्या है, उसका बड़ा भाई कहाँ है, कहाँ, ये जो दिख रहा है कहाँ है, यही है मेरा WH फैमिली मेंबर। सबसे पहले इसको लिखना है, जिसमें क्वेश्चन वर्ब आया हो, कोई WH फैमिली मेंबर का वर्ड आया हो, तो उसके लिए फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो इस फार्मूला अप्लाई के हिसाब से कैसे बनेगा ये, तो इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है, ये वाले फार्मूला के स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर लिखना है। WH फैमिली मेंबर क्या है मेरा इस सेंटेंस में, कहाँ, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। सबसे पहले इसको लिखते हैं वेयर। अब उसके बाद क्या कहता है, इज एम आर। इज एम आर में से कोई एक वर्ब लिखनी है, क्या लिखनी है, इज एम आर में से, और वो भी किसके हिसाब से लिखना है, सब्जेक्ट के हिसाब से। सेंटेंस तो क्या है, सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 की बात हो रही है। तो इसमें जो वर्ब आएगी वो किसके हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। अब मेरा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट प्लूरल है कि सिंगुलर है, पहले इसको पहचानते हैं। वेयर, उसके बाद क्या कहता है, वर्ब, कौन सी वर्ब आएगी, ये सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट मेरा क्या है, उसका बड़ा भाई। उसका बड़ा भाई क्या होगा, उसका बड़ा भाई, यानी कि देखिए ये उसका बड़ा भाई, ये पूरा का पूरा क्या है, ये उसका बड़ा भाई, ये पूरा का पूरा कौन सा सब्जेक्ट है मेरा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड PS। इसका मतलब क्या हुआ, PS का मतलब क्या होता है, P यानी कि थर्ड पर्सन, S यानी कि सिंगुलर, यानी कि एक वचन। उसका बड़ा भाई, उसका बड़ा भाई की इंग्लिश क्या होती है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज आएगा, तो वेयर इज। उसके बाद उसका बड़ा भाई, वेयर इज हिज। कोई लड़की होती तो हर, यहाँ पर कोई लड़के के बारे में बात हो रहा है तो हिज आएगा, वेयर इज हिज। बड़े भाई को क्या कहते हैं, इल्डर ब्रदर, ELDER, इल्डर ब्रदर, ये ऐसे बनेगा। दूसरा देख लेते हैं, वहाँ कितने लोग हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वहाँ कितने लोग हैं। वहाँ कितने लोग हैं, वहाँ की इंग्लिश क्या होती है, देयर होती है। कितने लोग हैं, ये भी क्या है, क्वेश्चन वर्ब है। इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वहाँ कितने लोग हैं या वहाँ कितने लोग थे, तो आप थोड़ी ऐसे कह सकते हैं कि यस या नो। आप इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। जिस क्वेश्चन का आप आंसर यस या नो में न दे सके, उसमें WH फैमिली मेंबर यूज होता है। यहाँ पर WH फैमिली मेंबर मेरा क्या है, कितने लोग। ये जो कितने लोग हैं, यही मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। ये लोग, ये अब यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, लोग,
तो आप में से कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि लोग तो मेरा सब्जेक्ट है, पीपल यहाँ पर सब्जेक्ट है लेकिन WH फैमिली मेंबर के साथ लग करके आया है, तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, WH फैमिली मेंबर। तो WH का फैमिली मेंबर क्या कहता है, क्वेश्चन वर्ब है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, ये WH। सबसे पहले क्या कहता है, कितने लोग क्या है, मेरा WH फैमिली मेंबर है, तो यही वाला फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले कितने लोग की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मेनी। उसके बाद हाउ मेनी पीपल। अब कितने लोग, ये क्या है, ये मेरा कौन सा सब्जेक्ट है, ये मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, कितने लोग यानी कि ढेर सारे लोग हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सब्जेक्ट है कितने लोग, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि उसके लिए फार्मूला क्या अप्लाई होगा, सिंगुलर के लिए ये होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या होता है, आर का प्रयोग। तो क्या होगा, हाउ मेनी पीपल, उसके बाद है आर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या बच रहा है, वहाँ की इंग्लिश क्या होती है, देयर। ये आप सब जानते हैं, देयर। कंप्लीट हो गया, इस हिसाब से बना। तो हमें इसको याद करना पड़ेगा और नोट्स जरूर बनाइएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप नोट बनाए रहेंगे तो आगे भी सेंटेंसेस आपको भी बनाने हैं। अभी इसका मैं सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें मेरा प्रेजेंट की दूसरे कैटेगरी चलेगा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। रवि के पापा कैसे व्यक्ति हैं। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, रवि के पापा कैसे व्यक्ति हैं। अब इसमें से कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ। तो आप ये उस तरह से सोच रहे होंगे कि कैसे, यानी कि जैसे हम पूछते हैं ना कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो वो वाला कैसे नहीं है यहाँ। अभी देखिए सेंस क्या निकलता है इसमें, रवि के पापा कैसे व्यक्ति हैं, यानी कि कैसे व्यक्ति हैं, यानी कि किस तरह के व्यक्ति हैं, यानी कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो ये क्या है, WH फैमिली मेम्बर का वर्ड है। तो WH फैमिली मेम्बर क्या कहता है, यही फार्मूला अप्लाई होगा। देख लीजिए, सबसे पहले क्या कहता है, WH फैमिली मेम्बर क्या है, कैसे व्यक्ति इंग्लिश क्या होती है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, किस तरह के व्यक्ति हैं। उसके बाद इज, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज, फार्मूला यही कहता है WH फैमिली मेंबर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में से तीन हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कौन सा, इज, एम, आर में से कोई एक लगाना है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, रवि के पापा, तो उसके हिसाब से क्या होगा, इज ही आएगा। तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज रवि के पापा। अब ये रवि के पापा, इसकी इंग्लिश क्या होगी, रवीज फादर। एपोस्ट्रोफी एस, रवीस, इसका मतलब क्या हुआ, जो एपोस्ट्रोफी एस एस दिख रहा है, एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब क्या होता है, का के की, रवि के, इतना आपका ट्रांसलेट हो गया, रवि के, रवीज। उसके बाद क्या बच रहा है, फादर, तो फादर लिख दीजिए। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज रवीज फादर, रवि के पापा किस तरह के व्यक्ति हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। कौन, मैं कौन हूँ, इसका आंसर आप मैं ऐसे दे सकता हूँ, यस या नो, इस तरह से नहीं दे सकता। तो ये क्या है, एक WH फैमिली मेंबर का है। तो WH फैमिली मेंबर का फार्मूला क्या कहता है, ये वाला फार्मूला लगाइए। तो सबसे पहले इसमें जो कौन दिख रहा है यही मेरा WH फैमिली मेंबर है। तो कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मेरा सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, हु एम आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले WH फैमिली में, उसके बाद इसमें से कोई एक वर्ब, कौन सी, एम, वो किसके अकॉर्डिंग आया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई क्या है, आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ प्रेजेंट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम आती है, हु एम। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में मैं यानी कि आई। हो गया कंप्लीट। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि एक भी वीडियो आप मिस न करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।